यस गर्ल्स, कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था वो एसिड्स का पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेसिस का। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने स्टैंडर्ड लिया है बेसिस का, तो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी पे, वो कितने वाटर सॉल्युबल है पानी में, वो कितना घुल जाते हैं, कौन से घुलते हैं कौन से नहीं घुलते हैं। तो सारे बेसिस पानी में जो घुल जाते हैं, वो बेस जो पानी में घुलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, जो बेस पानी में घुल गए, जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, एक्वस सोल्यूशन बन गया उनका, तो उनको क्या नाम दे दिया हमने, दे विल कॉल्ड एल्कली। और जो नहीं घुले तो वो तो बेस थे ही, बेस ही रहेंगे। तो एक चीज़ है, आप देखिए, जो पानी में घुल रहे हैं बेस, उनको हम दूसरा एक नाम दे रहे हैं एल्कली। तो इसका मतलब जो एल्कली है वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, वो बेस से ही डिराइव हुए हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो बेस ही तो था जिसको पानी में घोला है, तो वो एल्कली बना है। ठीक है, और जो पानी में नहीं घुला वो बेस ही रहा। तो वी कैन से ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे बेस पानी में नहीं घुलते और एल्कली में चेंज नहीं होते, मगर जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उनका, उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर। उनकी स्ट्रेंथ को, जैसे हमने एसिड की भी स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना, तो एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे नापते थे कि वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। सेम बेस पर बेस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जो हमारा डेफिनेशन रहे वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। स्ट्रॉन्ग बेसिस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। जब उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मत किसी भी सॉल्ट को या किसी भी एलिमेंट को पानी में घोल देते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है, वो जो एलिमेंट है, वो जो सब्सटेंस है, वो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस, जो बेस अपने आयंस में पूरी तरह टूट जाएगा, कोई भी बिना टूटा हुआ नॉन डिसोसिएटेड पार्टिकल नहीं बचेगा, दैट बेस विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसमें जो पूरी तरह से नहीं टूटेगा, ज़्यादा OH आयन नहीं देगा, नॉन डिसोसिएटेड पार्टिकल्स उसके रह जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या कौन से हैं, दोज बेसिस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन वो प्रोवाइड कर पाएगा, पूरी तरह से डिसोशिएटेड होकर, पूरी तरह से आयनाइज्ड होकर, उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। और जितने कम वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा या जितने ज़्यादा उसके पास अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे ऑफ बेस, वो उतना वीक बेस होगा। वीक बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, जितने भी मेटल्स हैं आपके, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं और इनके जो बेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख ही रहे हैं, वीक बेस है। अगर इसकी जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसकी जगह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसकी जगह हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो वो सब क्या होंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। अब आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एसिड और बेस की। एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, अब हम दोबारा से उसको एक बार देख लेते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। मीन्स अगर वो आपकी स्किन पर, आपके हाथ पर या कहीं भी गिर जाते हैं तो उस जगह को वो लोग जला देते हैं, इट बर्न्स इट अप, सो दिस इज दे आर कोरोसिव इन नेचर। उसी तरह से हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ भी दे रहे थे, जैसे एसिड सोर थे, बेसिस क्या है, बिटर है, कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। और अगर इनको पानी में घोल के आप टच करोगे तो ये बहुत सोफी सोफी से फील होंगे, साबुन साबुन सा फील होगा। आप देखते हो ना, आप जितने भी आपके सोप्स हैं उनके जो बेसिक एलिमेंट होता है वो बेस ही होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स ही होते हैं। आपने सोडा देखा होगा, आप लोग घर में खाने वाला सोडा भी यूज़ करते हो, उसमें अगर पानी, उसको भी अगर आप हाथ से टच करोगे तो वो स्लिपरी सा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस ही है और ये वीक बेस है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी करेंगे, सिर्फ एसिड्स की करेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर्स अभी तो हम और पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ लिटमस को देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये किस पे वर्क करता है, ये ब्लू लिटमस पे इफेक्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर हम रेड लिटमस पे इसको एसिड डालेंगे तो रेड लिटमस पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक। तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, रेड लिटमस में एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लिटमस जो आपने देखा है, आपने कई जगह नाम भी सुना होगा, लिटमस एक्चुअली एक उस प्लांट से एक एल्गी होती है, एक काई एल्गी, जैसे आपने काई देखी होंगी ना, एल्गी से निकाला जाता है लिटमस। और किस कलर का होता है, पर्पल। मगर उससे जब हम पेपर्स बनाते हैं तो दो तरह के पेपर्स बनाते हैं, कौन कौन से, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर किस में काम आता है, हमारे बेसिस के आइडेंटिफिकेशन में, और ब्लू लिटमस पेपर किस में काम आता है, हमारे एसिड्स के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, क्योंकि ब्लू को रेड कर देता है कौन, एसिड। उसका ही उल्टा होता है, बेस क्या करता है, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ एसिड्स। मेटल्स क्या करते हैं, जब आप किसी भी, आप पहले इसको देख लीजिए डेफिनेशन को, दे रिएक्ट्स विद एसिड, दे मीन्स एसिड्स। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटालिक सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती हैं, ठीक है। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटालिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि जो हमारा मेटल है वो एम है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, एम करके कोई मेटल एक्चुअली नहीं है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है कि हमारा मेटल एम है, और एच क्योंकि एसिड का कंपल्सरी पार्ट है तो हमने एक एसिड ले लिया है HX, ये भी जस्ट एन एग्जाम्पल है, HX एसिड ले। तो वो क्या करेगा, जो मेटल है वो हाइड्रोजन को हटा देगा इस कंपाउंड से। ये तो एक कंपाउंड है ना, आप जितने भी एसिड देख लो, HCl देख लो, H2SO4 देख लो, HNO3 देख लो, ये सारे तो कंपाउंड्स ही हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। तो इस कंपाउंड में से वो H को हटा देगा और ये जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इसके साथ जुड़ जाएगा, MX। जो हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो बचेगा एसिड में, उसके साथ मेटल ऐड हो जाएगा और मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, और क्या निकल जाएगी, ये जो हाइड्रोजन को जिसने तो इन्हें हटाया था, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस ये निकल जाएगा बाहर। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, इफ़ यू आर एबल टू सी। देखो इसमें क्या लिया है, इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या लिए हैं, देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, और कौन सा एसिड डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे लैब में यूज़ होती है नॉर्मल एसिड्स, वो डाइल्यूट एसिड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब तो ये है ही। तो हमने इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, जो जिंक क्योंकि मेटल है, और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जो कि एसिड है। अब क्या हुआ, इसमें से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। कैसे चेक किया हमने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो जलती है, जब उसको किसी बर्निंग उसके पास लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। तो जब इस अपने यहाँ पे हमने ले लिया कोई एक सोल्यूशन ले लिया है, आई एम नॉट एबल टू सी दिस, सोप सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। सोप सोल्यूशन के बाद से इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली। हमने एक जलता हुआ कैंडल इसके ऊपर रखा तो कैंडल जलने लगा, उसकी फ्लेम बढ़ गई, और किस साउंड के साथ, पॉपिंग। देखिए वो बर्स्ट कर करके जल रही है। नॉर्मल कैंडल जो है, नॉर्मल ऐसे तो नहीं जलती जैसे जल रही है, वो पॉप करके जल रही है, राइट। तो हाइड्रोजन का जब भी हमको चेक करना होता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, हम उसके पास कोई भी बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो जो फ्लेम होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। दैट इज़ द साइन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अब हम आ जाते हैं रिएक्शन पर। जिंक लिया था हमने मेटल, जिंक के साथ हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। अब ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। लेट्स हाइड द हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को हटा देगा तो बचा क्या, सल्फेट। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, ZnSO4। तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट। अब बच गया क्या, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है, ठीक है। आया समझ में, इतना तो आ गया होगा ये गैस। तो
तो क्या होता है, मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और जो बाकी का सॉल्ट है उसके साथ ही अपना मेटालिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो हर एक रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड जब भी रिएक्शन करेगा मेटल से तो क्या बनाएगा, मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। देखो अब हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया है, ठीक है, Mg उसका साइन होता है। मैग्नीशियम लेने के बाद अब हमने एसिड कौन सा लिया है, अब हमने एसिड लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सेम थिंग अगेन द मैग्नीशियम विल डू, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा के साइड में कर देगा। इसको इसने हटा दिया कि चलो हटो भाई तुम्हारा काम नहीं है, अब मुझे Cl से दोस्ती करनी है। ठीक है, तो अब MgCl यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, राइट। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब हमने एसिड कौन सा लिया, अब हमने नाइट्रिक एसिड लिया है। नाइट्रिक एसिड के साथ वही सेम होगा, हाइड्रोजन गैस हट गई और नाइट्रेट सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। बट दिस नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूट। जनरली हम जो लैब में यूज करते हैं डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, बट इन केस इफ वी टेक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के लिए, बहुत आगे तक यूज़ होती जाएगी, इसको हमेशा माइंड में रखना कि HNO3 नॉर्मली हम नॉर्मल एसिड के रिएक्शंस में यूज़ नहीं करते, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता, ऑक्सीडाइजर करना के फॉर्म में वर्क करता। आपने पर पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या है, जॉइनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वो क्या करता, वो सोडियम नाइट्रेट तो नॉर्मल बनाता मगर वो हाइड्रोजन को खाली नहीं छोड़ता, उसको ऑक्सीडाइज कर देता। किसमें, अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली पानी मिलेगा, है ना, H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन में अगर हम एक O ऐड कर देंगे तो पानी बन जाएगा। तो इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। तो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल का रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स मतलब मेटल, उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, CO3 जुड़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बाई कबल पे लगाते हैं, जब हम मेटल कार्बोनेट के बीच में एक H और लग जाता है, देन वी विल से इट मेटल बाइकार्बोनेट। तो सपोज हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेटल हो गया हमारा, कार्बोनेट हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन के साथ कोई भी एसिड हो गया, ठीक। अब ये सेम जैसे उसने मेटल्स के साथ किया था, मेटालिक कार्बोनेट के साथ भी वही करेगा। मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक ना, और जो एसिड का बाकी का पार्ट बच जाएगा उसके साथ सॉल्ट बना लेगा, ठीक। बट अभी क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन तो बचा ही बचा जैसे पहले बच रहा था, साथ में CO3 CO2 कार्बन और ऑक्सीजन भी बच गई। तो जैसे उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, अब क्या निकल आएगी, हाइड्रोजन तो निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। हाइड्रोजन तो रिलीज हो गई, ठीक है, पर वो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक ज़्यादा है, CO2 निकली, एक ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया आके, तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड नहीं मेटालिक सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कब, जब मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और रिएक्शन करवाया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो सेम कैल्शियम ने किसको हटाया, हाइड्रोजन को हटा दिया और Cl से जुड़ गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम क्लोराइड बना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, इसके पास ऑक्सीजन थी, कार्बोनेट के पास एक एक्स्ट्रा, इसने इसको दे दी, पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अंडरस्टैंड, इतनी चीज़ सपोज समझ में आ गई होगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइम वाटर के कलर को चेंज कर देता है, ठीक है, लाइम वाटर के कलर को बदल देता है। इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक। अब हमने इस यहाँ से जो गैस निकली, वी नीड टू चेक कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है कि नहीं।
तो हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर भर दिया। तो इसने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी इसने लाइम वाटर के कलर को चेंज कर दिया। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है, अभी आप लोग इतना ही पढ़िए। फाइन, कल इसके आगे की अभी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, कल इनको कंप्लीट करते हैं।